नमस्ते। आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। पाठ देख रहे हैं सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, पाठ 5, भारत रत्न विश्वेश्वरैया, डॉक्टर बालाशौरी रेड्डी जी द्वारा रचित यह संक्षिप्त जीवनी है भारत रत्न विश्वेश्वरैया जी की। पिछले क्लास में हमने यानी पाठ 5 भारत रत्न विश्वेश्वरैया भाग 2 में हमने उनके जीवन के कुछ अचीवमेंट साधनाओं को हमने देखा। जब वे बम्बई सरकार में थे या बम्बई राज्य में थे, उस समय वे किस तरह से उन्होंने अनेक बम्बई राज्य यानी आज का मुंबई या आज का महाराष्ट्र हम कह सकते हैं, तब उन्होंने किस तरह से अपनी अप्रतिम प्रतिभा से अपने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अभूतपूर्व साधनाओं का प्रदर्शन किया। वे अपने जीवन में उन्होंने मेहनत को बहुत महत्व दिया। उनका मानना था हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत ही व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाती है। अपने क्षेत्र में ऐसा काम करो जहाँ कभी आज से पहले किसी ने न किया हो। इसका साक्षात जीवंत उदाहरण सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी हैं। उन्होंने अनेक जगह पे बांध बंधवाए, अनेक जगह पे उन्होंने पानी की व्यवस्था कराई, पाइपलाइंस की व्यवस्था कराई। सिंध का प्रांत शक्कर नाम का एक शहर, वह एक डेजर्ट एरिया यानी वहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत थी। ऐसे रेगिस्तान भरे इलाके में भी उन्होंने अपने सूझबूझ और दक्षता से क्या किया, बांध का निर्माण किया और पाइपलाइंस द्वारा पानी की व्यवस्था भी उन्होंने की। आगे हमने देखा कि विश्वेश्वरैया की ख्याति तथा पदोन्नति देख कुछ इंजीनियर उनसे ईर्ष्या करने लगे। उनके 2 कारण थे। एक तो विश्वेश्वरैया की उम्र उस वक्त केवल 47 की थी और दूसरी बात, वे अनेक पुराने तथा सीनियर इंजीनियरों से वेतन तथा पद की दृष्टि से भी आगे बढ़ गए थे। वे सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग पहले से ही थे, मगर विशिष्ट इस वजह से उन्होंने क्या किया, मुंबई सरकार की जो नौकरी थी यानी उनका पद था सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, इस पद को उन्होंने इस्तीफा दिया। नौकरी से निवृत्त हो पेंशन पाने के बाद विश्वेश्वरैया राज्य के इंजीनियरिंग सलाहकार नियुक्त हुए। उन दिनों हैदराबाद, अब बात आती है हैदराबाद की। जब वे हैदराबाद आए, उन दिनों की बात हम कर रहे हैं। हैदराबाद में तब निजाम का राज्य था। निजाम कहा जाता है पूरे विश्व में, वे दुनिया के सबसे बड़े अमीर माने जाते थे। इनकी प्रतिभा, इनके कार्य को निजाम शाही यानी निज़ाम जो हैदराबाद में राज्य किया करते थे, हैदराबाद राज्य, वहाँ पर राज्य था निजाम नवाबों का। तो उन्होंने सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को हैदराबाद राज्य आमंत्रित किया। उसके पीछे एक कारण था। क्या कारण था? हैदराबाद नवाब के सामने एक मुसीबत आ खड़ी थी। मुसीबत, एक समस्या, वह थी मूसी नदी। हैदराबाद में मूसी नदी बहती है। मूसी नदी में जब बाढ़ आ जाता था, हर वर्ष मूसी में भयंकर बाढ़ आ जाती थी। मूसी नदी का नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर से नक्शा। इस वजह से खूब तबाही होती थी। तबाही, हर जगह पर विनाश ही विनाश होता था। पानी पूरे शहर में भर जाता था।
खेतों में फसलें बर्बाद हो जाती थी, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता था। नवाब चाह कर भी इसके ऊपर नियंत्रण यानी कंट्रोल नहीं कर पाते थे। उस बाढ़ का पानी हैदराबाद नगर में घुस जाता आता था, जिससे सारे कामकाज बंद हो जाते थे। विश्वेश्वरैया ने मूसी नदी पर काबू पाने की योजना बनाई, बांध भी बनवाया। तो निजाम ने विश्वेश्वरैया जी को हैदराबाद आमंत्रित किया। विश्वेश्वरैया हैदराबाद आए, उन्होंने मूसी नदी का सर्वेक्षण किया और वहाँ पर उन्होंने एक योजना बनाई। साथ ही हैदराबाद नगर के लिए उन्होंने क्या किया, सुंदर सा बांध भी बनवाया। सुंदर पानी तथा हैदराबाद नगर के लिए पानी तथा नालियों का भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम विश्वेश्वरैया जी ने किया। हैदराबाद नगर को सुंदर बनाने की योजना उन्होंने बनाई। नगर के बीच बागे आम नाम से मशहूर एक सुंदर पब्लिक गार्डन आप ही की योजना का फल था। यह सुंदर नगर आज आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद कहलाता है। तो कुछ इस तरह से मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी ने अपनी सूझबूझ और दक्षता से हैदराबाद में नवाबशाही के अंतर्गत उनके बुलावे पर वे हैदराबाद आए। मूसी नदी पर उन्होंने बहुत ही सुंदर सा बांध बनवाया और पानी की व्यवस्था, पाइपलाइंस की व्यवस्था, हैदराबाद को एक सुंदर नगरी बनाने का महत्वपूर्ण कार्य विश्वेश्वरैया जी ने किया। जब वे हैदराबाद में थे तो दक्षिण की रियासतों में हैदराबाद के बाद मैसूर का नंबर आता है। मैसूर यानी आज हम उसे कर्नाटक राज्य कहते हैं। मैसूर के राजा उस समय कृष्णराज वड़ैयर थे। वे कुशल शासक ही नहीं अपितु तो दयालु हृदय के भी थे। वे अपनी प्रजा को हमेशा सुखी देखना चाहते थे। इसके लिए वे नई नई योजना कार्यान्वित करना चाहते थे। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैसूर के महाराजा ने विश्वेश्वरैया को मैसूर आने का आमंत्रित किया। जब विश्वेश्वरैया जी ने हैदराबाद में इतने सारे अचीवमेंट किए, साधनाएँ की, हैदराबाद राज्य में इतना डेवलपमेंट देखकर मैसूर के राजा कृष्णराज वड़ैयर ने उन्हें मैसूर आमंत्रित किया। विश्वेश्वरैया भी मैसूर राज्य के निवासी थे। उन्हें भी अपनी मातृभूमि की सेवा करने में आनंद का अनुभव हुआ। वे मैसूर के चीफ इंजीनियर के रूप में नियुक्त हुए। इस पद पर उन्होंने 3 वर्ष तक कार्य किया। विश्वेश्वरैया की कार्यकुशलता व शासन पटुता एडमिनिस्ट्रेशन देखकर महाराज कृष्णदेवराज वड़ैयर बहुत मुग्ध हो गए, फिदा हो गए। 3 ही साल में उनको प्रमोशन दिया। उनको दीवान के रूप में अपने राज्य में उन्होंने नियुक्ति किया। इस पद पर वे 6 साल तक कार्य करते रहे। इन 9 वर्षों की अवधि में विश्वेश्वरैया ने अपनी योजनाओं पर अमल कर के मैसूर राज्य का नक्शा ही बदल दिया। वहाँ पर अनेक कल कारखानों का उन्होंने क्या किया, कल कारखाने बनवाए, बड़े बड़े कारखाने खोले। विश्वेश्वरैया ने दीवान के पद पर कार्य करते समय राज्य के हर विभाग में सुधार किया। मैसूर राज्य यानी आज हम कर्नाटक राज्य से पुकारते हैं, आज का कर्नाटक राज्य। तो उन्होंने वहाँ पर हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, सुधार करना शुरू किया। नई नई योजनाएं चालू की, राज्य की आमदनी बढ़ाई। आमदनी, इनकम, वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये जो पेज है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। बड़े बड़े कारखाने खोले, नए नए नहरें कैनल्स के द्वारा 1.5 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई का इंतज़ाम किया। सिंचाई, इरिगेशन का काम उन्होंने किया। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इस कृषि प्रधान देश में हर गांव में किसान रहता है। गाँव का भी देश है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि के ऊपर निर्भर हैं, किसान हैं। तो किसानों के उपयोग के लिए पानी की व्यवस्था भी उन्होंने किया। मैसूर राज्य की शिव समुद्र जलप्रपात पर बिजली पैदा करने का कारखाना उन्हीं की देखरेख में खोला। हम देखते हैं मैसूर का जो जलपात है, विश्वेश्वरैया ने औद्योगिक दृष्टि से मैसूर राज्य के स्वरूप को बदलने का सफल प्रयत्न किया। उन दिनों विश्वेश्वरैया ने एक अनुभव किया कि किसी प्रदेश की प्रगति व समृद्धि उस प्रदेश की सिंचाई की व्यवस्था और औद्योगिक उन्नति पर निर्भर होती है। सिंचाई, इरिगेशन, औद्योगिक, हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़। ये देखिए इनका जो
कृष्णराज सागर डैम है, यह उनकी बहुत बड़ी सफलता हम कह सकते हैं मैसूर राज्य की। शिव प्रसाद जलप्रपात पर बिजली पैदा करने का कारखाना भी हम विश्वेश्वरैया की देन मैसूर के लिए मानते हैं। इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स इन्होंने किए हैं। मैसूर राज्य के विकास में विश्वेश्वरैया के प्रमुख 3 कहे जाते हैं। उनमें से प्रमुख है कावेरी पर बांध। कावेरी कर्नाटक की जीव नदी, देव नदी मानी जाती है। यह बांध कृष्णराज सागर नाम से मशहूर है। इस बांध के निर्माण जहाँ उद्योग के लिए बिजली प्राप्त हुई, वहीं सिंचाई के लिए पानी भी मिला। मैसूर राज्य के विकास में कृष्णराज सागर का प्रमुख स्थान है, क्योंकि भारत में यह बांध अपने ढंग का पहला था। इसका पूरा श्रेय विश्वेश्वरैया को प्राप्त है। इस बांध को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और इसके बनाने वाले की तारीफ करते थकते नहीं। हम देखते हैं यह विश्वेश्वरैया जी की अचीवमेंट्स है। वृंदावन गार्डन, KRS डैम, भद्रावती स्टील प्लांट, बैंक ऑफ मैसूर, इरिगेशन सिस्टम इन द डेक्कन एरिया, ऑटोमेटिक वाटर फ्लडेजेस नियर पुणे, फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम और फॉर हैदराबाद, प्रिवेंट। ये हिंदी में अब मैंने जो कुछ भी बताया ये सारी उनकी अचीवमेंट है। उन्होंने देखा मैसूर में इतनी सारे जंगल हैं, तो उन्होंने चंदन के पेड़ हैं, चंदन का तेल, सीमेंट, साबुन, इस्पात यानी स्टील इंडस्ट्रीज़, कागज़ के कारखाने, भद्रावती में स्थापित इस्पात का कारखाना इन्हीं के पूर्ववेक्षण में निर्मित किया हुआ है। हम देखते हैं मैसूर का वास्तव में इंद्रपुरी यानी स्वर्ग से भी सुंदर बनाने का श्रेय इनको जाता है। वृंदावन उद्यान उन्हीं की योजना का सुंदर परिणाम है। दीवान के पद पर काम करते श्री विश्वेश्वरैया ने मैसूर की शासन व्यवस्था में भी कई सुधार किए। पंचायत व्यवस्था की उन्होंने स्थापना की। गांव और शहरों में जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने गए, जो वहां के सुधार कार्यों में सरकार को सलाह देने लगे। इस प्रकार जनता और सरकार के बीच में सहयोग की भावना बढ़ी। फलतः राज्य का अच्छा विकास हुआ। मैसूर राज्य का विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य के लिए अपना एक बैंक भी खोला, बैंक ऑफ मैसूर। इस प्रकार राज्य के आर्थिक विकास में उनकी देन अभूतपूर्व है, अद्भुत है कह सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी विश्वेश्वरैया ने अभूतपूर्व उन्नति की है। उन दिनों दक्षिण में केवल मद्रास यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय थी, तो उस सारे देश में केवल 5 विश्वविद्यालय काम कर रहे थे। विश्वेश्वरैया ने सोचा क्यों ना मैसूर राज्य में एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए, तो उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय स्थापित किया। इस प्रयत्न में उन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। इतनी बाधाएं आई, आर्थिक बाधाएं आई, उन्होंने अपनी जमा पूंजी, अपनी सारी सैलरी इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए लगा दी। आखिर वे प्रयत्न में सफल हुए। विश्वेश्वरैया के अथक प्रयत्नों के कारण मैसूर राज्य ने हर दिशा में उन्नति की, काया पलट किया, नक्शा ही चेंज कर दिया। इतना सुंदर इन्होंने हर क्षेत्र में मैसूर राज्य को बना दिया। लोग भी यहाँ पे खुशहाल थे। इसका प्रभाव पड़ोसी राज्य मद्रास पर पड़ा। मद्रास वो अंग्रेज़ों के शासन में था। अंग्रेज जहाँ मद्रास राज्य की उन्नति, इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं चाहते थे, वहाँ पर मैसूर राज्य की उन्नति भी उनसे देखी नहीं गई। तो उन लोगों ने विश्वेश्वरैया के विरुद्ध मैसूर राजा की कान भरना शुरू कर दिया। ऐसी दिशा में विश्वेश्वरैया ने यहाँ पर काम करना अपनी शान के विरुद्ध समझा। राजा के कान भरने लगे। राजा यानी कृष्णदेव राय वडेयर जो मैसूर के राजा थे, उनको विश्वेश्वरैया के खिलाफ भड़काने लगे, चुगली करने लगे। जैसे ही कृष्णदेव राय वडेयर इनके साथ इस तरह का व्यवहार करने लगे, इनको पता चल गया विश्वेश्वरैया जी को, वे सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत महत्व देते थे और उन्होंने 1918 ईस्वी में अपने पद को इस्तीफा दे दिया, यानी मैसूर राज्य को छोड़ दिया। मैसूर राज्य के दीवान पद से हटने के बाद विश्वेश्वरैया विदेशों की यात्रा करने लगे। भारत लौटने पर सरकार ने उनको अनेक विकास योजना की
समिति का सदस्य नियुक्त किया। उन दिनों में भारत सरकार नई दिल्ली में अपनी राजधानी बना रही थी। देश स्वतंत्र हो गया। इसके निर्माण कार्य के लिए भी प्रमुख इंजीनियरों की कमेटी बनाई गई, जो नई दिल्ली राजधानी कमेटी कहलाई। विश्वेश्वरैया भी इस कमेटी के एक प्रमुख सदस्य रहे हैं। इन्होंने आज हमारे देश की जो राजधानी है दिल्ली, वो बनाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण एज अ चीफ इंजीनियर के रूप में इन्होंने सलाह दी है, काम किया है। विश्वेश्वरैया ने मैसूर के विकास में जो प्रशासन कुशलता दिखाई, उससे प्रभावित हो टाटा कंपनी ने उन्हें इस्पात कारखाने का डायरेक्टर बनाया। उसके बाद टाटा कंपनी आज भी एक प्रसिद्ध कंपनी है। इस्पात यानी स्टील कारखाने में, स्टील इंडस्ट्री में उनको डायरेक्टर बना दिया। अनेक वर्षों तक इस पद पर काम करते हुए इस्पात कारखाने के विकास में विश्वेश्वरैया ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। देश के अनेक विश्वविद्यालय ने अपनी सर्वोच्च उपाधियाँ यानी बिरुदों यानी उनको अवार्ड्स देकर विश्वेश्वरैया के प्रति अपना आदर प्रकट किया। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए स्वतंत्र भारत सरकार ने 1955 में भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से उन्हें विभूषित किया। उस वक्त विश्वेश्वरैया की उम्र 94 वर्ष की थी, 94 ईयर्स ओल्ड थे। 15 सितंबर 1961 को सारे भारत में विश्वेश्वरैया की जन्मशती मनाई गई। जन्मशती व 100 ईयर्स तक वे रहे। 101 ईयर में उन्होंने 14 अप्रैल 1962 में बेंगलुरु में चिर विश्राम लिया। अंतिम उनकी विदाई की गई। विश्वेश्वरैया के जीवन से हम क्या सीखते हैं? विश्वेश्वरैया जैसे महान इंजीनियर से हम अपने जीवन में क्या सीखते हैं? श्री विश्वेश्वरैया कर्मयोगी थे। उन्होंने जीवन पर्यंत विश्राम नहीं किया। वे हमेशा अपने काम करते रहे। उनकी दीर्घायु का कारण जब लोग पूछने लगे, सर आप कैसे 101 ईयर आपकी इतनी बड़ी दीर्घायु है, इतनी बड़ी आयु है, तो उन्होंने यही बात बताया कि आपके इस 101 उम्र का राज क्या है। जब अनेक ने उनको पूछा तो उन्होंने यही बताया कि वे समय पर अपने सभी काम करते हैं, वे व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, अपने समय का सदुपयोग करते थे, वे सदा मेहनत करते थे, दूसरों से भी यही आशा रखते थे। उनका विश्वास था कि भारत में आलसियों की संख्या अधिक है, इसीलिए हमारा देश अमेरिका, जापान जैसे तरक्की नहीं कर पा रहा है। उनका विश्वास था कि जिस दिन हम अपने आलसीपन को त्याग देंगे, उसी दिन हमारे देश का भी विकास होगा। विश्वेश्वरैया जी की सेवा भाव को अत्यंत पवित्र आचरण मानते थे। जिंदगी भर देश की तथा मानव समाज की सेवा में वे लगे रहे। विश्वेश्वरैया जैसा 1 दर्जन कर्मयोगी यदि इस देश में पैदा हो जाते तो हमारे देश का स्वरूप को ही बदल डालते। विश्वेश्वरैया का चरित्र आदर्शपूर्ण था। वे विनयशील तथा साधु, बहुत ही सिंपल, अगर उनकी पर्सनल लाइफ को देखते हैं, बहुत ही वेरी सिंपल पर्सनालिटी वाले, बहुत ही ईमानदार, ऑनेस्ट, सिंसियर, उनके चरित्र के अटूट अंग थे। ऐसे वेल मैनर्ड, अच्छे कैरेक्टर वाले एक महान व्यक्ति थे। असाधारण प्रतिभा रहते हुए भी उन्होंने कभी गर्व नहीं किया, घमंड नहीं किया। अनेक महान प्रतिभावान व्यक्ति से हम सीखते हैं कि वे कितने असाधारण प्रतिभा होते हुए भी उन्होंने कभी अपनी प्रतिभा पर, अपने टैलेंट पर उन्होंने घमंड, गर्व नहीं किया। वे सदा देश के विकास के ही सपने देखते रहे। वे निस्वार्थ भाव से देश के लिए कार्य करते रहे। अपने जीवन काल में उन्होंने कई सपनों को साकार किया। अपने जीवन काल में उन्होंने सपने भी देखे और उन सपनों का उन्होंने पूरा भी किया। ये हमें उनके जीवन से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। अपने श्रम एवं स्वावलंबन द्वारा कोई भी व्यक्ति हमारे समाज में ऊपर उठ सकता है, इसका ज़बरदस्त प्रमाण इनकी जीवनी से हमें देखने मिलता है। डॉक्टर विश्वेश्वरैया की जीवनी हमें ये सिखाती हैं, बताती हैं, मोटिवेट करती हैं कि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने अपने जीवन काल में जीवन को किस तरह से बिताया। आज
हमारे बीच डॉक्टर विश्वेश्वरैया नहीं हैं, फिर भी उनके द्वारा निर्मित बांध तथा कल कारखाने उनके स्मारक बने हुए हैं और उनकी अनुपम बुद्धि कुशलता का स्मरण दिला रहे हैं। ऐसे विश्वेश्वरैया, महान विश्वेश्वरैया पर सारे भारत को गर्व है। हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। तो हम उनके जीवन से बहुत कुछ सीखते हैं, तो हम उनके जीवन से मोटिवेशन लेते हैं, लेना पसंद करेंगे और ऐसे महान इंजीनियर को हम सलाम करते हैं। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।